पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, जितने पॉजिटिव आयंस मिलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन सरफेस पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर मान ली +2 मिल रहा है तो -2 अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा सरफेस पे, जिससे न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। ओके, तो देखिए हम जो बात कह रहे हैं आपसे, व्हेन अ मेटल इज सराउंडेड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन, सराउंडेड बाय एक्वस सॉल्यूशन और इमर्स्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एक ही बात है, और मॉइस्ट एयर, इट हैज टेंडेंसी टू रिलीज मेटल आयन इनटू वाटर। ये अपने आयंस को रिलीज कर देगा इन वाटर, ईच कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, मेटल पॉजिटिव चार्ज होगा। बाय सच पासिंग ऑफ मेटल आयन इनटू द सॉल्यूशन, ये जो आपके मेटल आयंस मिले, बाय सच पासिंग ऑफ मेटल आयन इनटू सॉल्यूशन, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एट द मेटल सरफेस, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे मेटल सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन और ईच कैरिंग नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये बताइए, इतनी बात में आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। देखिए यहाँ तक देखिए मैंने आपको बताया, देखिए मैं बताऊं अभी ये इतना, बताइए इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? सर थोड़ा सा दोबारा बताइए। देखिए बहुत, देखिए सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। देखिए जैसे मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, मेटल को देखिए मैं इमर्स करूंगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इमर्स करके। एक सेकंड रुकिए, कोई चीज लेता हूँ मैं सैंपल। देखिए आप ये इस तरीके से है, देखिए सपोज मैं देखिए आपको दे रहा हूँ, देखिए ये आप देख रहे हैं इस तरीके से है आपको, ये आप देखिए एक मेटल है आपको दिख रहा है, और ये देखिए आपका लिक्विड है इसमें। तो व्हेन अ मेटल, देखिए व्हेन अ मेटल इमर्स्ड इन अ लिक्विड, अब इसको लिक्विड में आपने डाल दिया, ठीक है, तो मेटल की टेंडेंसी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ओके, भाई मेटल क्या होता है, लूज करता है, उसको कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये मेटल को जैसे ही आपने लिक्विड में देखिए, लिक्विड के कांटेक्ट में आया, तो इस मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और ठीक है, और जो भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल पे, जैसे +2 आ गया, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एट द मेटल सरफेस, उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस जाएंगे कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ये कहने का मतलब था। समझ में आई क्या कहा मैंने, बताइए? यस सर, आइए। समझ में आ गया? बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया है, देखिए फिर सुन लीजिए। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, अब जो लिखा है वो देखिए मैं आपको फिर बताऊं। When a metal is surrounded by an aqueous solution or moisture, it has tendency to release metal ion into water, each carrying positive charge. And by such passing of metal ion into the solution, same number of electron produced at the metal surface, each carrying negative charge. अब आगे क्या कह रहे हैं, देखिए आगे कह रहे हैं at equilibrium। देखिए at equilibrium is reached, equilibrium क्या होता है, यानी हमें यह देखना है कि किस रेट से पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, किस रेट से नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, अगर दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अगर एक रिएक्शन है फॉरवर्ड भी हो रही बैकवर्ड भी हो रही है, तो किस स्पीड से आपके पॉजिटिव आयन बन रहे हैं सरफेस पे और किस स्पीड से नेगेटिव आयन बन रहे हैं, अगर दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। समझ में आई क्या कहा मैंने आपसे, बताइए पहले? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, पूछते जाइएगा। देखिए एट इक्विलिब्रियम इज रीच क्विकली बिकॉज मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन सून कंबाइन। सून कंबाइन मतलब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, सून कंबाइन। देखिए ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज जितना होगा तो वो इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा, तभी तो न्यूट्रल हो जाएगी कोई चीज। ओके, एट द एज व्हिच दे फॉर्म एंड पुट द स्टॉप द एक्शन। हाँ, देखिए किस स्पीड से बन रहे हैं, अब पॉजिटिव आयन किस स्पीड से नेगेटिव आयन बन रहे हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे को कंबाइन होंगे बहुत जल्दी, और उसके बाद क्या होगा, स्टॉप दी एक्शन, यानी आपका जो कोरोजन होगा वो स्टॉप हो जाएगा, सेल का एक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा जब न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर दोबारा से फिर पॉजिटिव बनेंगे, फिर नेगेटिव बनेंगे, फिर स्टॉप होगा, फिर पॉजिटिव बनेंगे, फिर नेगेटिव बनेंगे, चलता रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आइए देखिए, अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए अभी मैंने मेटल कहा था, जो ऊपर वाला समझ में आया तो नीचे वाला अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, देखिए इफ आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन वाटर द फॉलोइंग एक्शन टेक प्लेस। देखिए अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए मैं आपसे अब एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा हूँ आपसे, देखिएगा आप कह रहे हैं देखिए ये आयरन रॉड है, अब मैं पहले मेटल कहा था, अब आयरन रॉड ले ली। व्हेन आयरन रॉड प्लेस्ड इन वाटर, देखिए वाटर में डाल दिया, दिख रहा है आपको यहाँ पर, नहीं बताइए? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, व्हेन आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन वाटर द फॉलोइंग एक्शन टेक। अब ये बताइए जब आयरन रॉड को डालेंगे Fe को तो क्या होगा, कौन से आयंस मिलेंगे बताइए पहले आप, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आयरन, सब पॉजिटिव। हाँ, तो देखो पहला पॉइंट देखिए आप, आयरन मेटल लूजेस इट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स Fe+2 आयंस। ये सही बात है, देखिए आप क्या मिलेंगे, Fe+2 आयन। तो ये बताओ पॉजिटिव आयन कितने मिल गए आपको? 2 पॉजिटिव आयन 2 मिल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे सरफेस पे, फिर सेम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, 2।
लिखा है देखिए आगे। हाँ देखिए, पॉजिटिव आयन एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एट द मेटल सरफेस, उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव आयन किस स्पीड से बन रहे हैं, नेगेटिव आयन किस स्पीड से बन रहे हैं, और उसके बाद कितने जल्दी आपस में मिल रहे हैं दोनों, जिससे न्यूट्रल हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, आयंस रीडिपोजिट, रीडिपोजिट मतलब कंबाइन, ions redeposit themselves quickly on the surface of rod and thus maintain equilibrium। ये तो ऊपर भी समझाया था हमने, समझ रहे हैं नहीं? आयंस देखिए रीडिपोजिट, समझ में आ रहा हाँ भाई, आयंस रीडिपोजिट होंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे, तो उतनी जल्दी आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी स्पीड देखिए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्सप्लेन, स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। दोनों की स्पीड बराबर अगर हो जाएगी तो कंबाइन हो जाएंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं प्रोसेस कैन बी इलस्ट्रेटेड बिलो। देखिए अब एनोडिक रिएक्शन बताएंगे हम। तो एक बात बताइए, कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? है सर, ऑक्सीडेशन होगा। 100% ऑक्सीडेशन होगा। एनी मेटल लूज इलेक्ट्रॉन देन ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए आप एनोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन मतलब है कि एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। भाई गैल्वेनिक है, गैल्वेनिक सेल होगा तो गैल्वेनिक एक्शन था, गैल्वेनिक सेल एक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोड्स भी होंगे दो, एक एनोड एक कैथोड्स। ओके भाई, सेल कैसे बनता है? इलेक्ट्रोड से ही बनता है, बगैर इससे तो नहीं बन जाएगा सेल। केमिस्ट्री में तो कोई सेल ना फिजिक्स में बनता है बगैर इलेक्ट्रोड से। ये गैल्वेनिक सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड एक कैथोड्स। ओके, अब देखिए एनोड पे क्या होगा, द मेटल एट द एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरस आयन। देखिए Fe है, अब बताइए Fe ने क्या बना दिया, Fe+2 बना दिया नहीं बना दिया? देखिए अब मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं। यस सर, बना दिया, बना दिया। तो बताइए देखिए Fe से Fe+2 बन गया, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया उसने, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सही लिखा है। अब बताइए, देखिए अब, हाँ देखिए बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज है, देखिए +2 चार्ज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन सरफेस पे मिल जाएंगे। तो देखिए प्लस का 2 और माइनस का, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया या नहीं हो गया बताइए? न्यूट्रलाइज हो गया। यही तो समझा रहे हैं। अब सुनिए, अब फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। देखिए अब दोबारा से फिर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, Fe+2 है, Fe+2 देखिए दोबारा से कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। फर्दर करेंगे तो बन जाएगा ट्राई हाइड्रोक्साइड, और फर्दर कर लेंगे तो आपका बन जाएगा Fe2O3। देखिए नीचे लिख दिया है मैंने, देखिए यही तो कहलाता है रस्ट। देखिए यही तो कोरोजन है, रस्ट हो गया नहीं हो गया? देखिए Fe2O3 किसका फार्मूला होता है रस्ट का, पढ़ा होगा 10th में आपने। यस सर, पढ़ा था सर। Fe2O3 यही तो रस्ट है, और क्या, ये कोरोजन हो गया बेटा, ये तो आपका ब्राउनिश सरफेस हो जाता है उसका, ब्राउनिश कलर का। ठीक है, तो ये अब देखिए आप, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, देखिए मैं क्या बताऊं, देखिए लिखा हुआ है, ये OH आयन कहां से आएंगे जानते हैं? वाटर में। जो मेटल को आपने डिप किया है भाई, आयरन रॉड को मेटल में डाला है, तो वाटर क्या देगा, वाटर देगा आपका H आयन और OH आयन। तो ये वाटर, आप OH आयन जो है वो आपसे वाटर से प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, वाटर से रिलीज होंगे। तो आप सुनिए, Fe+2 ions combine with OH ion in the environment forming ferric hydroxides, okay, which undergo further oxidation to give ferric hydroxides। okay, वो फेरस मिल रहा था, अब ये मिल गया फेरिक हाइड्रोक्साइड्स। the ferric hydroxide undergo decomposition to give ferrium। अब इसका देखिए, पहले आपको ये आपके ये हैं, देखिए आप जो दिख रहे हैं, आपको कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। तो ये देखिए आपका Fe आयंस है, Fe आयंस OH आयन से कंबाइन हो रहे थे। ओके, आपका तो क्या बना रहे थे, आपका फेरस हाइड्रोक्साइड, फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहे थे, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद डिकम्पोज करेगा तो क्या बन गया, Fe2O3। द फेरिक हाइड्रोक्साइड अंडरगो Fe2O3, दिस इज कॉल्ड रस्ट। द रस्ट फॉर्म इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो ये जो आपका रस्ट बना, तो इसको किसने बनाया? देखिए ये जो रस्ट बना, तो ये रस्ट जो बना, देखिए आपका, देखिए लिखा है, देखिए लास्ट लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, द रस्ट फॉर्म। देखिए आप ये क्या कह रहे हैं, द रस्ट फॉर्म इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो ये जो रस्ट बन रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ गैल्वेनिक सेल। जो हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहे थे कि एक मेटल होती है, उसको हम लिक्विड में इमर्ज करते हैं, तो मेटल अपने आयंस प्रोड्यूस करती है, उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, जैसे कोई आपका इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है। उसके बाद आपके जो Fe आयंस हैं वो OH आयन से अट्रैक्ट करते हैं, एंड देन ऑक्सीडाइज, ये बना देते हैं फेरस, फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं तो बनाते हैं फेरिक, फिर ये डिकम्पोज होकर आपका रस्ट बना देता है। एंड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ गैल्वेनिक सेल। करेक्ट? समझ में आया क्या कहा मैंने आपसे, ये बताइए। यस सर, आ गया। हाँ देखिए, समझ में आएंगे वो सिंपल वर्ड्स में, जो नहीं समझेगा उसको समझ में नहीं आएगा। मैं एग्जाम में दूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए आप अगला क्या कह रहे हैं, अभी इक्विलिब्रियम आ गया था, अब कह रहे हैं बट इफ
इक्विलिब्रियम इज डिस्ट्रॉयड बाय एनी मींस। अब आपने इक्विलिब्रियम को हटा दिया, तो इक्विलिब्रियम को जब हटा देंगे तो देखिए क्या हो गया था, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिल गए थे इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम आपने हटा दिया तो दोबारा से पॉजिटिव आयन बनेंगे, दोबारा से नेगेटिव आयन बनेंगे, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम? यस सर। हाँ देखिए लिखा है भाई, इक्विलिब्रियम इज डिस्ट्रॉयड बाय एनी मींस। इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया, द पासिंग ऑफ मेटालिक आयन इनटू द सॉल्यूशन। देखिए फिर मेटल आयंस मिलने लगे, विल कंटिन्यू एंड thus द मेटल विल ग्रेजुअली डिसॉल्व एंड हेंस कोरोडेड। फिर दोबारा से मेटल आयंस मिलेंगे, फिर आपका नेगेटिव आयन मिलेंगे, फिर पॉजिटिव आयन, चलता रहेगा ये प्रोसेस, और मेटल पूरी तरीके से कोरोडेड हो जाएगी। ओके, और कैथोड में देखिए क्या होता है, कैथोडिक रिएक्शन आई है। कैथोड में देखिए एच आयन है। सुनिए, अब देखिए आपका वाटर था, सुन लीजिएगा, देखिए एक तो मेटल थी आपकी, देखिए मेटल से तो आपका ये मिल गया Fe+2, दूसरा वाटर था, तो वाटर में एच आयन और ओ एच आयन होते हैं, तो ओ एच आयन को तो Fe ने ले लिया, अब क्या बचे, एच आयन बचे, तो एच आयन कैथोड में चले जाएंगे क्योंकि कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, तो एच आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। देखिए +2 है और -2 ये है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करा हाइड्रोजन ने एंड देन फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो गए एंड देन हाइड्रोजन गैस फॉर्म एट कैथोड। ओके, तो द फेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म ओवर आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल्स हैं आपके जो आप पढ़ लीजिएगा। अब कंट्रोल आइए, देखिए आप कंट्रोल देखिए कैसे करते हैं हम कोरोजन को। अभी तक देखिए हम पढ़ रहे थे, तो अभी अभी आपने रिसेंटली पढ़ा गैल्वेनिक सेल, द एक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल टू प्रमोट द कोरोजन। कोरोजन को प्रमोट कर रहा था वो, ओके, जिसमें रस्ट बन रहा था आपका। अब कोरोजन कंट्रोल क्या है, देखिए अब कोरोजन कंट्रोल देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए गैल्वेनिक सेल होता है, बहुत गौर से सुनिएगा, गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ओके, और दोनों डिफरेंट मेटल के बने होते हैं। भाई 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड एक कैथोड, हो सकता है एनोड प्लेटिनम का बना हो, कैथोड किसी और का बना हो। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, हमें कंट्रोल करना है, तो गैल्वेनिक कोरोजन, ऊपर का जो गैल्वेनिक कोरोजन पढ़ा था हमने, गैल्वेनिक कोरोजन कैन बी अवॉइडेड by selecting 2 dissimilar metal which are very close to the electrochemical series। देखिए अगर हम गैल्वेनिक कोरोजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो अभी किया था आपने गैल्वेनिक सेल, तो जो आप इलेक्ट्रोड्स ले रहे थे 2 डिफरेंट मेटल के, एनोड एंड कैथोड, उन दोनों को आप डिसिमिलर मत करिए। अगर डिसिमिलर करेंगे तो कोरोजन ज्यादा होगा। ओके, इट कैन आल्सो बी अवॉइडेड बाय कनेक्टिंग टू डिसिमिलर मेटल थ्रू इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ भी कनेक्ट कर दी दोनों को, तब भी हो सकता है थोड़ा कंट्रोल। बाय मेथडिंग कैथोडिक एरिया स्मॉलर एंड एनोडिक एरिया लार्जर, ये भी कर सकते हैं, कैथोड का जो एरिया है वो कम रहे और एनोड का एरिया ज्यादा रहे, तब भी कंट्रोल हो सकता है कोरोजन। अब देखिए प्रोटेक्शन ऑफ मेटल एनालाइज फ्रॉम कोरोजन। अब देखिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा बड़ी गौर से। प्रोटेक्शन ऑफ मेटल एनालाइज फ्रॉम कोरोजन। देखिए आप ये जानते हैं कि कोरोजन की वजह से कितना बड़ा लॉस होता है, ह्यूज लॉस, समझते हैं नहीं, बताइए पहले आप। यस सर। यस सर। हाँ, तो मेटल का बहुत लॉस होता है। हाँ बेटा, देखिए और सबसे ज्यादा डिफेंस में होता है, क्योंकि डिफेंस में ज्यादा चीज जो है आयरन और स्टील की बनी होती है, बहुत बड़ा लॉस होता है आपका डिफेंस के अंदर कोरोजन की वजह से। तो यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ मेटल एनालाइज फ्रॉम कोरोजन। अब मैं एनालाइज आपको पढ़ा आज ही कंप्लीट करूंगा। देखिए कोई भी आप एनालाइज क्या होता है, मेटल मेटल से मिलकर बनता है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स एनालाइज फ्रॉम कोरोजन, किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करें, तो हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा लॉस होता है। देखिए as the corrosion process is very harmful and loses in secured and tremendous, it becomes necessary to minimize or control corrosion of metal. Corrosion can be stopped completely only under ideal condition, but the attainment of ideal condition is not possible। देखिए आइडियल कंडीशन पे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पता चला कि मशीन को लेके ही नहीं आए घर पे तो कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। भाई एक बात बताइए, कोई मशीन है तो आपको काम करना है उस पर, तो मशीन तो काम करेगी, थोड़ा बहुत तो कोरोजन होगा। आइडियल कंडीशन क्या होती है कि मशीन को ही लेके ना आए आप, तो एक अलग ही बात है, फिर तो कोरोजन कहाँ से होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आइडियल कंडीशन तो थोड़ी आपको लगाना पड़ेगी। ओके, प्रिवेंटिंग कोरोजन ऑफ utmost importance in order to avoid huge losses. Majority of structure we use are made up of metals. This include bridges, automobiles, machinery, household good like window grills, doors, railway lines. ये सब देखिए बनी होती हैं, आप जानते हैं। तो कोरोजन कंट्रोल इज मेटल ऑफ टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। अब सुनिए, अब जो कोरोजन हम कंट्रोल कर रहे हैं वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है। देखिए टेक्निकली है कि कोई मशीन अगर आप कोरोडेड हो रही है, कोरोजन हो रहा है, तो बड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। इकोनॉमिकल मतलब आपका ह्यूज मतलब लॉस हो सकता है, ठीक है, बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। एंड सराउंडिंग में आपका एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, कोरोजन कंट्रोल बहुत जरूरी है।
देयर आर डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वन देखिए आप, प्रोटेक्शन बाय इंप्रूवमेंट ऑफ डिजाइन। मैं बताता जाना सुनिएगा, प्रोटेक्शन बाय इंप्रूवमेंट ऑफ डिजाइन। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ मेटल, देखिए द कोरोजन कंट्रोल, द कोरोजन कंट्रोल मोर और लेस डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट्स। पता चला, देखिए आपने कोई मशीन बनाई, सुनिए आप, एक मशीन बनाई, तो मशीन का जो मेन फंक्शन वाला पार्ट है वो आपने ओपन कर दिया, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आएगा नहीं आएगा, ये बताओ पहले। यस सर आएगा। तो देखिए बेटा, देखिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो जब कोई भी मशीन को डिजाइन करेंगे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करेंगे तो जो मशीन का जो मेन पार्ट है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कोरोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ गए नहीं? यस सर। हाँ हाँ, पहले वाले पॉइंट में था, कोरोजन ऑफ मेटल मोर और लेस डिपेंड ऑन दिस डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट और मशीन और which are always contact with any corrosive medium. The corrosion is more active at the point where the contact of metal is greater with the surrounding medium. Therefore, the structure should be designed that the contact with the medium is reduced to minimum. आप ऐसे डिजाइन करिए कि जो मेन पार्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। समझ रहे हैं नहीं? तभी तो आप कंट्रोल कर पाएंगे। पता चला मशीन आपने ऐसे डिजाइन कर दी कि ओपन कर दी, तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को गैसेस से कांटेक्ट में आएगा, कोरोजन बढ़ता ही चला जाएगा, फिर कैसे कंट्रोल कर लेंगे आप। अब सेकंड देखिए आप क्या है, प्रोटेक्शन बाय इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आयरन रॉड है, सपोज एक, देखिए आयरन रॉड है, अब आपने आयरन रॉड एक जगह पे रख दी, वहां मॉइस्चर है, वहां एसिड है, वहां एयर है, तो कोरोजन नहीं होगा, ये बताओ। सर होगा सर। सर होगा। क्या करेंगे? देखिए एनवायरनमेंट को इंप्रूव करेंगे आप। भाई आप कोई मशीन लेके आए, मशीन को आपने पानी में रख दिया, तो जहां वाटर ही वाटर या मॉइस्चर या एसिड है, तो कोरोजन नहीं होगा, ये बताओ पहले। होगा सर, बिल्कुल होगा। हाँ, तो देखिए प्रोटेक्शन बाय इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, आप कोई भी मशीन या कोई भी चीज लेके आते हैं, या आयरन की कोई चीज बनी हुई है, स्टील की, तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में रखिए जिसके सराउंडिंग में आपकी मॉइस्चर ना हो, एसिड ना हो और आपकी एयर ना हो, तभी तो कोरोजन कंट्रोल होगा। समझ रहे हैं नहीं? आप बताइए। आप देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, देखिए आप अगर कोई भी सराउंडिंग मीडियम है, अगर वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, सुनिए आप, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा? कोरोजन हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको, देखिए लास्ट पॉइंट देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, ऑक्सीजन कैन बी रिमूव बाय द यूज ऑफ सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोजाइन। देखिए ऑक्सीजन कैन बी रिमूव बाय यूज ऑफ सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोजाइन। सोडियम सल्फाइड एक कंपाउंड होता है लिक्विड फॉर्म में, और एक हाइड्रोजाइन है, तो इसको आप सिरिंज में भर लीजिए और स्प्रे कर दीजिए सराउंडिंग में। अगर ऑक्सीजन को कम करना है तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लेकिन कहाँ? जहां मशीन रखना चाहते हैं इक्विपमेंट, लेकिन आप ये नहीं कि अपनी जगह पे कर दिया ऑक्सीजन का स्प्रे, तो खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन। समझ रहे नहीं? सर हमें लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो अपने ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी ऑक्सीजन की कमी इतनी रही है, आपको पता ही सब कुछ इन लास्ट डेज, ठीक है? हाँ, प्रीवियस डेज में देखा है आपने। आप सुनिए, तो हमें देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन कहीं ज्यादा है, हम रखना चाह रहे हैं, तो एयर ज्यादा है, तो उसमें कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर देते हैं, इसका तो कम हो जाती है थोड़ी, फिर वहां पर मशीन रख देते हैं। ओके, अब अगला देखिए बाई क्या है, प्रोटेक्शन बाय यूज ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ये कैटालाइटिक पॉइजन होते हैं। कैटालाइटिक पॉइजन वो होते हैं जो किसी भी सिस्टम की स्पीड को रोक देते हैं, तो कैटालाइटिक इनहिबिटर कहलाते हैं, और कैटालाइटिक पॉइजन भी कहते हैं। समझ में आ गया? कैटालाइटिक पॉइजन और इनहिबिटर का मतलब टू कंट्रोल दी एनी फिनोमेना टू बी अकर, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसकी स्पीड को फौरन शट डाउन कर देंगे, स्पीड को रोक देंगे। अब देखिए आप, कोरोजन इनहिबिटर is a substance which when added in a small amount in the medium stop the corrosion। कहा था मैंने अभी आपसे, बिल्कुल रोक देंगे। इनहिबिटर वो चीज होती है, अगर थोड़ा सा भी डाल देंगे स्मॉल अमाउंट में, तो ऑटोमेटिक आपका कोरोजन कंट्रोल हो जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। और देखिए, these substance form a protective layer on the surface of metal which does not allow the direct contact of medium। और ये क्या होता है, जैसे इनहिबिटर है, आपने थोड़ा सा डाल दिया कहीं पर, सुनिए आप, इनहिबिटर है, थोड़ा सा आपने डाल दिया तो ये कोरोजन को रोक देगा, और एक पता है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, मेटल पे एक लेयर बना देगा, जिससे फर्दर कोई चीज आएगी उसको रोकेगा। इंटरनल कोरोजन तो होता है, लेकिन फर्दर कोई चीज नहीं आने देगा फिर। ओके, अब कौन कौन से होते हैं देखिए, आप मैं बताऊं। देखिए, द इनहिबिटर्स में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दोनों तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक इनहिबिटर्स, ये कंपटीशन में आ सकता है क्वेश्चन बीटा या बी में इस तरीके का। द इनऑर्गेनिक इनहिबिटर्स आर जनरली अल्कलीज। अल्कलीज होते हैं, अल्कलीज का मतलब क्या होता है? जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम सर ऑक्साइड। वाटर सॉल्युबल बेस सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे Na2O, K2O, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके, इसे कहलाते हैं अल्कलीज। एंड क्रोमेट सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्रोमियम आता है, Cr,
ठीक है, वो भी आपके इसमें होते हैं इंक्लूड। और ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स आर ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी एसपी। ऑर्गेनिक इनहिबिटर वो होते हैं जो आपके वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जिसके साथ ये एलिमेंट भी प्रेजेंट हो, ये मेटल लगे हो साथ में अटैच हो, वो आपके ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स कहलाते हैं। और अगला देखिए क्या है, प्रोटेक्शन बाय पेंटिंग एंड ग्रीसिंग, ये तो दुनिया जानती है, जानते हैं आप नहीं? पेंटिंग करनी है, ग्रीसिंग करनी है। जानते हैं। अब देखिए बेटा, आप सुनिए, अब कोटिंग के बारे में देखिए हम बात कर रहे हैं। देखिए अब अगर आ कोटिंग कैसे करते हैं, तो कोटिंग के लिए देखिए मैं आपको बता दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एनोडिक कैथोडिक कोटिंग, ये मैंने देखिए आपको, जैसे एनोडिक कोटिंग है तो पता होना चाहिए किस किस मेटल के लिए करते हैं। देखिए एल्युमिनियम, कैडमियम, जिंक और स्टील सरफेसेस, ठीक है, ये है, सबका अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है। तो ये देखिए मेनली आपके सिलेबस में कौन कौन सा है मैं आपको बता दूं। देखिए आपके सिलेबस में देखिए ये वाली कोटिंग है। देखिए एक तो आप हॉट डिपिंग पढ़ सकते हैं, हॉट डिपिंग कोटिंग है, गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग है, ओनली 3 है बस। फिर सुन लीजिए आप, देखिए अगेन सुनिए, एक हॉट डिपिंग, एक गैल्वेनाइजेशन और एक टिनिंग, बस 3 आपको कोटिंग पढ़ना है, ओनली 3, क्योंकि ऊपर भी आप मेथड पढ़ चुके हैं ना। देखिए अभी आपने क्या कहा, 4 मेथड तो यही पढ़ लिया आपने, ऊपर कितने मेथड पढ़ लिए? देखिए 4 तो यही पढ़ लिए थे आपने, सुन रहे नहीं? यस सर। हाँ देखो बेटा, देखो 4 मेथड तो आपने ऊपर पढ़ लिए, ज्यादा तो मैं यही लिख देता गैल्वेनाइजेशन 5th वाला, लेकिन नहीं, मैंने अलग किया क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है मैंने, इतना आपको नहीं पढ़ना है। आपको हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग, बस 3 मेथड्स पढ़ना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सबके बारे में कर दे रहा हूँ। देखिए मेटल कोटिंग क्या होती है, मेटल कोटिंग टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन, यही तो होता है कि हम कोटिंग कर देते हैं जिससे मेटल को हम प्रोटेक्ट कर सकें कोरोजन से। तो देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फर्स्ट वन देखिए एनोडिक कोटिंग, ये नहीं सिलेबस में लेकिन पढ़ लिए, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द मेटल यूज्ड फॉर सरफेस कोटिंग इज मोर एनोडिक देन द बेस मेटल व्हिच इज टू बी प्रोटेक्टेड। ये कह रहे हैं द मेटल यूज्ड फॉर सरफेस कोटिंग, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए इसकी मैं कोटिंग करना चाहता हूं, ठीक है, तो ये आपकी मोर एनोडिक होना चाहिए, थोड़ा सा मोर रिएक्टिव होना चाहिए दैट बेस मेटल, जो बेस मेटल है उससे होना चाहिए। और देखिए विच इज प्रोटेक्टेड, फॉर एग्जांपल देखिए कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम करना चाहते हैं आप, एल्युमिनियम, कैडमियम, जिंक ऑन स्टील सरफेस। अब देखिए स्टील का एक सरफेस है, देखिए आप स्टील का सरफेस है, तो अब हम इन मेटल की कोटिंग करना चाहते हैं इसके ऊपर। देखिए कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम की कोटिंग कर रहे हैं, कैडमियम, जिंक ऑन स्टील सरफेस आर एनोडिक बिकॉज देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल आयंस, ठीक है। तो देखिए क्यों होता है ऐसा, देखिए मैं बताऊं, देखिए आप क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या था, सुनिए आप। जैसे एल्युमिनियम, कैडमियम, जिंक ऑन स्टील सरफेस, अब स्टील पे इसकी आपने कोटिंग कर दी, एल्युमिनियम की कर दी, कैडमियम की कर दी या जिंक की कर दी, तो देखिए और स्टील के अंदर एक खुद मेटल होगी पहले से, जानते हैं स्टील में क्या होता है, आयरन एंड कार्बन। यस सर। तो वो कहलाएगी बेस मेटल, समझ गए? तो वो जो आयरन है वो बेस मेटल हो गया आपका, वो तो अंदर है उसके, ठीक है। आयरन और देखिए आयरन और एक कार्बन है, तो जो आयरन होगा उसके अंदर वो बेस मेटल हो जाएगा। तो देखिए एल्युमिनियम, कैडमियम, जिंक ऑन स्टील सरफेस आर एनोडिक, ये एनोडिक हो गया बिकॉज देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल, इनका जो पोटेंशियल है वो आपका आयरन से कम होगा, इसलिए इनकी कोटिंग आसानी से हो जाती है। तो और जो आयरन है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो हमेशा उसकी कोटिंग की जाती है जिसका पोटेंशियल थोड़ा कम रहे, ओके। therefore the anodic coating protect the underlying base metal sacrifice, बहुत अच्छी तरीके से कर देता है। बस यही है, दूसरा वाला पॉइंट ना पढ़े तब भी कोई बात नहीं, फर्स्ट मेन हमारा काम था, बता दिया हमने क्या होता है, किन मेटल की कोटिंग करते हैं हम उस पे एनोडिक में। अब कैथोडिक में आइए, कैथोडिक कोटिंग आर ऑब्टेन्ड बाय कोटिंग मोर नोबल गैस मेटल्स, मेटल हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए उल्टा हो गया, उसमें क्या था, देखिए उसमें हमने देखिए क्या लिया था, जैसे एल्युमिनियम, कैडमियम, जिंक, तो इन मेटल का जो पोटेंशियल था वो कम था एज कम्पेयर टू बेस मेटल, जो स्टील में प्रेजेंट मेटल है उससे कम था, तो आपसे कोटिंग हो गई। अब इसमें उल्टा कर दिया हमने, कैथोडिक कोटिंग में देखिए क्या कह रहे हैं, obtained by coating or noble metal is the metal having higher electrode potential like tin, gold, silver, platinum than the base metal, जिनका पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब देखिए जिनका ज्यादा होगा बेस मेटल से, जैसे मान लिया आयरन पे कर रहे हैं तो इनका ज्यादा है आपका पोटेंशियल, तो इनकी कोटिंग कर देंगे, तो ये कहलाएगी कैथोडिक कोटिंग। अगर कम होगा तो वो कहलाएगी एनोडिक कोटिंग। समझ में आ क्या कहा मैंने, ये बताइए पहले आप। रिपीट कर दीजिए। हाँ देखिए मैं फिर दोबारा से कर रहा हूं, देखिए एनोडिक कोटिंग क्या है। देखिए एनोडिक कोटिंग क्या होती है, जैसे आपकी मेटल है एल्युमिनियम, कैडमियम, जिंक, दीज मेटल शो लो पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल कम होता है,
दीज मेटल शो लो पोटेंशियल एज कम्पेयर टू बेस मेटल। जैसे इन मेटल की एल्युमिनियम है, कैडमियम है, जिंक है, हम स्टील पे कोटिंग करना चाहते हैं, तो स्टील के अंदर एक आपकी मेटल है आयरन, ठीक है, तो आयरन कहलाएगी बेस मेटल। तो वो आयरन जो है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और इनका आपका कम होगा, तो आपकी कहलाएगी एनोडिक कोटिंग। अब सुनिए, आप दूसरे में आइए कैथोडिक। कैथोडिक कोटिंग में क्या है, देखिए टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन मेटल का पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जो आपका बेस मेटल है जैसे स्टील पे करना चाहे, इनकी कोटिंग करना चाहे हम, तो कैथोडिक कोटिंग हो जाएगी, एनोडिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि इनका पोटेंशियल कम है, सॉरी इनका पोटेंशियल ज्यादा है, इनका पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेस मेटल। लिखा तो है देखिए, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन द बेस मेटल। ओके सर, समझ गए। ठीक है, बहुत बहुत सर इंपॉर्टेंट एनोडिक कॉन्सेप्ट है। ओके। हाँ, अब आप आगे आइए, देखिए आप मेथड्स ऑफ अप्लाइंग मेटल कोटिंग्स। हॉट डिपिंग, हॉट डिपिंग प्रोसेस एप्लीकेबल टू मेटल हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द कोटिंग मेटल। अब देखिए इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट डाल दिया उठा के। वहां देखिए क्या था, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था कि पोटेंशियल एक का ज्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए। जैसे एनोडिक में आपका कहा कि कम पोटेंशियल होना चाहिए बेस मेटल से, और कैथोडिक में कहा कि पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए बेस मेटल से। इसमें क्या कर दिया, hot dipping process is applicable to the metals having higher melting point than the coating metal। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, hot dipping process applicable to metals। देखिए ये मेटल है, मान लीजिए आप देख रहे हैं ये मेटल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, जिससे कोटिंग करने चाह रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, समझे। जैसे मैं इस पे जिंक की कोटिंग कर रहा हूँ, तो जिंक का कम होना चाहिए, और जो मेटल है इसकी, जैसे मैं स्टील पे कर रहा हूँ, तो स्टील में आयरन है, तो इसका आपका ज्यादा होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, और उसका कम होना चाहिए जिसकी कोटिंग कर रहे हैं, तब कहलाएगी हॉट डिपिंग। लिखा है, फिर सुन लीजिए आप। हॉट डिपिंग इज एप्लीकेबल टू, ऐसे भले ऐसे भी बोल सकते हैं, हॉट डिपिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड which is used, hot dipping is another coating important coating method, ठीक है, to protect the metal from further corrosion। hot dipping एक important coating method है जिससे हम मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, is applicable to the metals having higher melting point than the coating metal। जिस मेटल की कोटिंग करना चाहते हैं, तो वैसे पता चला इस पे हम करना चाहते हैं, समझे। ये बताइए क्या है, स्टील है, सपोज स्टील में आयरन है, तो आयरन का पोटेंशियल आपका देखिए ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो कोटिंग करना चाहते हैं उस मेटल से, मेल्टिंग पॉइंट्स, समझ गए। यस सर। ओके सर। हाँ, पहले तो ये मालूम होना चाहिए, बाकी तो वो स्टेप है जो आपको करना है। अब देखिए कौन कौन सी मेटल, देखिए हॉट डिपिंग में किस किस की करते हैं, देखिए आप कोटिंग ऑफ जिंक, लेड, एल्युमिनियम ऑन आयरन और स्टील सरफेस। अब एक बात बताओ, मैं देखिए कोटिंग कर रहा हूँ, देखिए जिंक है, लेड है, एल्युमिनियम है, ऑन आयरन एंड स्टील सरफेस। तो एक बात बताओ, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या इन मेटल का ज्यादा होगा? आयरन का ज्यादा हो सकता है। यस, आयरन का ज्यादा होगा, यही तो समझने वाली बात है बस, और क्या। आयरन का ज्यादा होगा तो हॉट डिपिंग हो गई। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, देखिए गैल्वेनाइजेशन 10 क्लास में पढ़ा था आपने, सुनिए। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग इन विच, देखिए कोटिंग ऑफ जिंक मेटल, जिंक मेटल की इस पे हम कोटिंग करेंगे तो जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, एंड दिस लेयर टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन। ओके, एक जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी जो मेटल को फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये तो 10th में ही पढ़ा होगा आपने। यस सर। यस सर। अब देखिए आप, ये मेटल क्लेडिंग आपके उसमें नहीं है, आप चाहे तो पढ़ देना, लेकिन आप सुनिए, आप टिनिंग है, टिनिंग में क्या करते हैं, जैसे अभी आपने गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग की थी बताइए, अब गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग की? सर जिंक। तो टिन, आप सुनिए, अब टिनिंग में क्या करेंगे, टिनिंग में टिन मेटल की कर देंगे, एसएन की करेंगे। जब एसएन कहलाती है टिन मेटल की करेंगे तो क्या बन जाएगा, SnO2, टिन ऑक्साइड बन जाएगा, ये मेटल को प्रोटेक्ट करेगा फर्दर कोरोजन से, तो इसे कहेंगे टिनिंग। जिंक की करोगे तो गैल्वेनाइजेशन, टिन की करोगे तो टिनिंग, प्लेटिनम की करोगे तो प्लेटिनिंग, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। अब आप सुनिए, बाकी एक्स्ट्रा था सब, ठीक है, कंपटीशन के लिए दे दिया मैंने आपको, अगर तैयारी करें आप, जैसे BE BTech की। द मेन पर्पस ऑफ इलेक्ट्रो, अब देखिए आप कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इस पे आइए। कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट ऑफ कोरोजन, द इकोनॉमिकल सोशल कंसिडरेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट ओवर द मशीनरी, द एफिशिएंसी ऑफ मशीन गेट फेल्यूर एंड लेड टू प्लांट शटडाउन। ये होगा या नहीं होगा, ये बताओ। अगर देखिए आप, पहले सुनिए आप, कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट बता रहे हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट, कोरोजन बन गया आपका, कोरोजन हो रहा है, और कोरोजन प्रोडक्ट बन गया ओवर द मशीनरी, मशीन के ऊपर प्रोडक्ट बन गया, कोरोडेड हो गया, तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन गेट्स फेल्यूर एंड लीड्स टू प्लांट शटडाउन। ये होगा या नहीं होगा, ये बताओ। यस सर, होगा सर। भाई मशीन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और प्लांट आपका शटडाउन हो सकता है। ओके, और दूसरा क्या है,
the product contaminated, ओके, और लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू कोरोजन। देखिए कोरोजन होगा तो मशीन जो प्रोडक्ट बना रही तो हो सकता है वो कंटामिनेशन हो जाए, उसमें टॉक्सिक मेटल आ जाए, कुछ कोरोजन का पार्ट चला जाएगा, और हो सकता है लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो जाए ड्यू टू कोरोजन, ये भी हो सकता है। और देखिए अगला कह रहे हैं कोरोडेड इक्विपमेंट मस्ट बी रिप्लेस, तो जिस मशीन का जो पार्ट आपका कोरोडेड हो जाए उसको रिप्लेस करना चाहिए फौरन, जितनी जल्दी हो सके, ओके। और अगला क्या कह रहे हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लाइक मेटालिक कोटिंग और ऑर्गेनिक कोटिंग इज रिक्वायर्ड, जो भी आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, कोटिंग कर दी, कुछ करते रहना चाहिए। कोरोजन रिलीज द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, कोरोजन जो है टॉक्सिक मेटल को रिलीज करता है, तो जितने जल्दी हो तो मशीन का जो पार्ट कोरोडेड है उसको फौरन रिप्लेस करना चाहिए, कोटेड या कोटिंग कर देना चाहिए। और कह रहे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जानते ही हैं, जब आप कोरोजन जिसमें कोरोजन हो रहा है, टॉक्सिक मेटल जा रही है, अगर आपके बॉडी में चलेगी तो आपके हेल्थ के लिए भी आपके बेनिफिशियल नहीं होंगी, नुकसान करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। यस सर, हाँ, चलिए देखिए कोरोजन का पार्ट पूरा हो गया कंप्लीट। अब देखिए मैं अभी अलाइज स्टार्ट करूंगा, आप दोबारा से रिज्वाइन करिएगा क्लास को, टाइम थोड़ा सा रह गया है कम, ओके।